नेक्स्ट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी अगेंस्ट अल्फा डीके। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि कोई न्यूक्लियस जो है अल्फा डीके के अगेंस्ट जो है कितना स्टेबल हमारे पास है। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल की जो प्रिडिक्शन हमारे पास है, बोल रहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 150 से ऊपर होता है वो ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं अल्फा डीके के लिए। मतलब उन वही न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें से अल्फा पार्टिकल एमिशन हमारे पास जो है ज़्यादा होता है। तो अगर हम अल्फा डीके के केस में जो क्यू वैल्यू है या जो अल्फा डीके एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना हो अगर, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्यू अल्फा इज द अल्फा डीके एनर्जी फॉर द अल्फा पार्टिकल एंड इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस एम ए जेड, जिसको कि हम मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस यहाँ पे बोलते हैं, और माइनस मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस और माइनस मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है एम सी स्क्वायर, इसलिए सी स्क्वायर यहाँ पे है। लेकिन मास कौन सा, जो मास यहाँ पे आपके पास जो डिक्रीज होगा वो वाला मास, वो है न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस के मास में से हम जो नया न्यूक्लियस बनेगा जिसको हम डॉटर न्यूक्लियस बोलेंगे, और उसका मास नंबर 4 से कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, और साथ में हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल निकला उसकी एनर्जी, तो यहाँ पे सॉरी उसका मास, तो यहाँ पे जो मास में डिफरेंस हमारे पास आएगा दैट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा पार्टिकल एनर्जी। अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी कहाँ से आएगी, सिंपल, जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है और जो डॉटर न्यूक्लियस है उनके मास के डिफरेंसेस है। क्योंकि जो मास यहाँ पे हमारे पास लूज होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्फा पार्टिकल एनर्जी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फर्मी गैस मॉडल। तो फर्मी गैस मॉडल इज developed by assuming protons and neutrons as two independent system of न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइंड वे में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्मी गैस मॉडल में इन दोनों को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं कि जो प्रोटॉन्स का ग्रुप है वो हमारे पास अलग है, न्यूट्रॉन्स का ग्रुप हमारे पास जो है अलग है। और हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर दोनों ही हमारे पास होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। दिस मॉडल treats the neutrons as one Fermi gas system and the proton as another Fermi gas system। तो यहाँ पे दोनों को हम एक इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं। हमें बोलते हैं कि न्यूट्रॉन एक फर्मी गैस का सिस्टम है और प्रोटॉन दूसरी फर्मी गैस का सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही फर्मियंस होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये दो फर्मियंस का सिस्टम है। प्रोटॉन्स का सिस्टम एक फर्मियन का सिस्टम हो गया और न्यूट्रॉन का सिस्टम हमारे पास दूसरा फर्मियंस का सिस्टम हो गया। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इनकी स्पिन h×2 या हाफ इंटीग्रल हमारे पास होती है। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है और स्मॉल साइज के होते हैं और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, वो पार्टिकल्स फर्मियंस होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी हमारे पास जो फर्मियंस होते हैं
इसलिए हम इसको फर्मी गैस सिस्टम इनका मान के चलते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन का अपना फर्मी गैस सिस्टम है और न्यूट्रॉन का अपना फर्मी गैस सिस्टम है। और जब हमारे पास फर्मियन गैस सिस्टम ड्यू टू प्रोटॉन इज चार्ज whereas ऑर्डिनरी गैस इज न्यूट्रल, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं हमारे पास। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपली, जो प्रोटॉन्स हैं सारे किसी न्यूक्लियस में, उनका अपना जो फर्मियन गैस सिस्टम है वो चार्ज सिस्टम है। तो हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे किसी गैस कंटेनर में कोई गैस हमारे पास होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे, जैसे गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फर्मियन गैस सिस्टम में बहुत सारे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट करते हैं। तो न्यूक्लियन concentration within a nucleus is much higher than that in ordinary case। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास डेंसिटी है न्यूक्लियॉन्स की या कंसंट्रेशन है, वो किसी गैस के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हमारे पास होती है। We know that protons and neutrons are fermions having spin 1 by 2 and वो भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द फर्मी गैस सिस्टम ड्यू टू प्रोटॉन इज चार्ज्ड whereas ordinary gas is neutral। तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स का फर्मियन गैस सिस्टम होता है वो चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का फर्मी गैस सिस्टम न्यूट्रल होता है। फर्दर न्यूक्लियन concentration with the nucleus is much higher than that in case of the ordinary gas। फिर हम लेते हैं कुछ बेसिक एजम्पशन इस फर्मी गैस मॉडल के। तो हम डिफरेंट न्यूक्लियस के मॉडल पढ़ रहे हैं। हमने पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर पढ़ा, इसके बाद फर्मी गैस मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या क्या एजम्पशन कंसिडर करते हैं वो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर लिए। होता कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स का सिस्टम है वो एक फर्मी गैस सिस्टम होता है और प्रोटॉन का हमारे पास जो है दूसरा फर्मी गैस सिस्टम होता है। और जो हमारे पास इस मॉडल में हम अज्यूम करते हैं, हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस इज एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल। मतलब न्यूक्लियस एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल है जिसके वेल डिफाइंड न्यूक्लियर डायमेंशन है हमारे पास। अट्रैक्टिव पोटेंशियल हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन होती है। तो कितने कितने डायमेंशन में अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियर जो रेडियस हमारे पास होता है 10⁻15 मीटर, तो इसलिए हम इसको एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल रीजन मानते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अज्यूम्ड टू मूविंग फ्रीली इन द अट्रैक्टिव पोटेंशियल वेल। तो हम ये भी इस मॉडल में अज्यूम करते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस अट्रैक्टिव पोटेंशियल वेल में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मूव फ्रीली उसके अंदर होते हैं। Nucleus is regarded as gas of free protons and neutrons. Inside the potential well, the potential energy is constant। तो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर पोटेंशियल के अंदर या जो पोटेंशियल वेल हम कंसिडर करते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है कांस्टेंट होती है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम फर्मियंस बोलते हैं, इसलिए इनको जो अप्लाई होता है
वो फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स इनके ऊपर अप्लाई होती है। द बाइंडिंग एनर्जी गिव्स द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल। Binding energy gives the depth of the potential value and radius of the nucleus give lateral extension of the potential value। तो इसको हम यहाँ आगे भी डिस्कस करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी को जो हम एक तरह से कंपेयर करते हैं, बोलते जितनी ज़्यादा डेप्थ हम पोटेंशियल वैल्यू की लेंगे, उसका मतलब उतनी ही ज़्यादा उस न्यूक्लियस की जो है बाइंडिंग एनर्जी है। तो जब हम पोटेंशियल वैल्यू उसका बनाते हैं, वो जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल वैल्यू बनाते हैं, मतलब उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। और जो हम उसका रेडियस लेंगे, वो हम उसकी एक तरह से बाउंड्री डिफाइन करेंगे। तो होता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की लेटरल एक्सटेंशन ऑफ द पोटेंशियल वेल, कि वो कहाँ तक एक्सटेंड हमारे पास जो पोटेंशियल वेल है वो होगा। तो जो हम एक तरह से पोटेंशियल वेल की विड्थ लेंगे, वो हम उतनी लेते हैं जितना उसका हमारे पास जो रेडियस हमारे पास रहेगा या डायमीटर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। विद इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑक्युपाई द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं, वो एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं। जैसे ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास, हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में होते हैं। तो उसी तरह से इस मॉडल में भी हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में कंसीडर करते हैं। In the Fermi gas model, the potential for each individual nucleon is equal to the superposition of potential due to all other nucleons। तो फर्मी गैस मॉडल में एक न्यूक्लियन जो पोटेंशियल फील करता है, तो हमें बोलते हैं कि वो पोटेंशियल फील करता है ड्यू टू ऑल अदर न्यूक्लियंस। जो सभी न्यूक्लियन के कारण हमारे पास पोटेंशियल होता है, वो उस न्यूक्लियन के ऊपर पोटेंशियल होता है। तो एक न्यूक्लियन पे पोटेंशियल, बाकी जो अदर न्यूक्लियंस बचे उनका जो पोटेंशियल होता है, उनके सुपरपोजिशन या एक तरह से सम हम कहें, तो उस सुपरपोजिशन पोटेंशियल उस न्यूक्लियन के ऊपर लगता है। As the neutron and proton are distinguishable fermions, so they are situated in two potential separate wells। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो अलग पार्टिकल हमारे पास होते हैं, या दो डिस्टिंग्विशेबल फर्मियंस हम इनको बोलते हैं। डिस्टिंग्विशेबल हम हमारे पास कैसे, क्योंकि एक चार्ज है एक न्यूट्रल है, तो दोनों ही हमारे पास अलग अलग फर्मियंस हैं। तो इसलिए इन दोनों के ही हम अलग अलग जो है पोटेंशियल वेल्स यहाँ पे लेते हैं। तो जब हम इनका वहाँ पे एनर्जी लेवल बनाएंगे, तो इनके जो वेल्स हैं, पोटेंशियल वेल हैं, वो दोनों के ही अलग अलग हम लेते हैं, और दोनों के ही एनर्जी लेवल वहाँ पे हम अलग अलग लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के ही डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो इसलिए इनकी शेप्स और डेप्थ भी दोनों की यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं। तो डिफरेंट चार्जेस की वजह से इनकी जो डेप्थ हमारे पास होती है, वो यहाँ पे अलग अलग होते हैं, और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो भी हमें अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलती है। बोलता है कि हैवी न्यूक्लियाई में हमारे पास ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं देन प्रोटॉन, लेकिन जो लाइटर न्यूक्लियाई है, उनमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हमारे पास होते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि हैवी न्यूक्लियस के केस में प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेंगे, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे रिपल्सन बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस केस में
और ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए। तो जितने भी हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा ही ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, इसलिए जो हमारे पास प्रोटॉन का जो पोटेंशियल वैल्यू होता है वो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा ऊपर हमारे पास होता है, और जो न्यूट्रॉन का पोटेंशियल वैल्यू होता है वो थोड़ा डीप होता है। तो न्यूट्रॉन का पोटेंशियल, अब न्यूट्रॉन हमारे पास ज़्यादा होंगे, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 8 न्यूट्रॉन हैं। तो 8 न्यूट्रॉन हैं, इनके एनर्जी लेवल जो बनेंगे 2 2 2 2, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक लेवल में हमारे पास जो 2 न्यूट्रॉन होंगे और इनकी जो स्पिन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो दूसरे में भी तीसरे में भी। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन हमारे पास कम होंगे, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन 6 हैं, तो 8 न्यूट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास जो लेवल चाहिए वो 4 चाहिए, लेकिन 6 को फिल करने के लिए हमारे पास जो 3 लेवल हमें चाहिए। तो न्यूट्रॉन का जो पोटेंशियल वैल्यू है उसमें एक लेवल हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, लेकिन प्रोटॉन के पोटेंशियल वैल्यू में 3 लेवल हमारे पास हैं। और यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो कूलम्ब एनर्जी का रहता है। मतलब न्यूट्रॉन का पोटेंशियल वैल्यू कितना डीप होगा वो डिपेंड करेगा इनके बीच में जो कूलम्ब एनर्जी का डिफरेंस है, क्योंकि कूलम्ब एनर्जी प्रोटॉन्स के केस में ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम कूलम्ब एनर्जी यहाँ पे बोलते हैं। और जहाँ तक हमारे पास ये न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स फील होते हैं उस लेवल को हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। तो फर्मी, इसको हम फर्मी लेवल भी बोलते हैं, जहाँ तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फील्ड होते हैं। और इस फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है उसको हम फर्मी एनर्जी यहाँ पे बोलते हैं। और जो इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट होती है इसको हम बी नॉट यहाँ पे बोलते हैं कि पोटेंशियल इट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पोटेंशियल वेल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल वेल हमारे पास जो है, जो बी नॉट है इसका पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल किसके बराबर है, ई बी और ई एफ एन, जो हमारे पास फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी और ई बी के पास। तो ई बी यहाँ पे क्या है, ई बी इज जस्ट बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है अगर हमने न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करना है किसी न्यूक्लियस से, या प्रोटॉन्स को सेपरेट करना है, तो हमें पता है कि इसको यहाँ से इस लेवल से बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ई बी। मतलब यहाँ से अगर हमने इसको बाहर करना है तो हमें इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो प्रोटॉन है इनके लिए भी हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो यहाँ से हम इसको बाहर करेंगे, तो वो हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी इसको बोलेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे कूलम्ब बैरियर हमारे पास होता है। ये कूलम्ब बैरियर की हमारे पास जो शेप है तो उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास जो है
न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन हमारे पास जो कम होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि न्यूट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू इज डीपर देन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का जो पोटेंशियल वैल्यू है वो डीपर होगा, और प्रोटॉन का पोटेंशियल वैल्यू थोड़ा कम डीपर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा फील्ड होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम फील्ड होते हैं हमारे। लेकिन जो हमारे पास दोनों की फर्मी एनर्जी होती है वो हमारे पास सेम होती है। तो फर्मी एनर्जी को सेम रखने के लिए मतलब जो लास्ट फील्ड लेवल है, जो लास्ट फील्ड लेवल है उसको सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे की तरफ लेवल बढ़ा देते हैं। तो नीचे की तरफ अगर हमने लेवल बढ़ाना है तो हमें जो न्यूट्रॉन पोटेंशियल वेल है उसको डीप रखना पड़ेगा। कंसीडर दैट nucleus is in ground state, the neutron and protons fill the energy level obeying the Pauli exclusion principle। तो जब भी हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पे हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है लगाते हैं कि एक स्टेट में हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी पार्टिकल के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, या एक स्टेट में दो पार्टिकल हमारे पास नहीं रह सकते। तो एक स्टेट में दो पार्टिकल हमारे पास नहीं होते तो इसको हम एक स्टेट यहाँ पे नहीं बोलते। जैसे ये लेवल है इसमें दो हैं, ये लेवल है दो है, बोलता है यहाँ हम डाल तो रहे हैं दो, लेकिन जैसे मैंने बात की कि इन दोनों की स्पिन डिफरेंट होती है। तो स्पिन डिफरेंट होती है तो उसको हम अलग स्टेट बोल देते हैं। तो चारों क्वांटम नंबर यहाँ पे सेम नहीं रहेंगे। जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट होता है। एक की स्पिन प्लस हाफ होती है, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ होती है। तो जो जैसे रूल हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के केस में करते हैं यहाँ भी वैसे ही करते हैं कि एक की स्पिन प्लस हाफ तो दूसरे की हमारे पास जो माइनस हाफ हमारे पास होती है। Each neutron level contain two neutron and each proton level contain two protons. But in each case, one nucleon will have its spin up and the other will have spin down. तो एक की spin up होती है, एक की down होती है। All the available energy level are completely filled. Transfer of energy and momentum is possible only between two nucleons of the same state। तो बोलता है कि सारे ही जो न्यूक्लियन होते हैं वो अलग अलग स्टेट में हमारे पास हैं। तो बोलता है एनर्जी एक्सचेंज जो पॉसिबल है वो उन्हीं न्यूक्लियंस के बीच में होगा जो कि एक ही लेवल में या एक ही स्टेट में हमारे पास जो है यहाँ पे लाई करते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है वो हमारे पास सेम होगी। इन दोनों की भी सेम है, इनकी भी एनर्जी सेम है। तो जो एक ही एनर्जी लेवल में हमारे पास लाई करते हैं उनकी एनर्जी हमारे पास जो सेम होती है। फॉर ए ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस द एनर्जी लेवल विल फील्ड अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बेल। तो इसलिए जो हमारे पास न्यूक्लियन है वो हम बॉटम से इनको फिल करना स्टार्ट करते हैं, और ये कहाँ तक फिल होते हैं जहाँ तक लास्ट न्यूक्लियन हमारे पास आता है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग का कंसेप्ट वहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की केस में, वही हम यहाँ पे भी लगाते हैं कि न्यूट्रॉन्स आर फील्ड फ्रॉम द लोएस्ट स्टेट अप टू द हाईएस्ट स्टेट। एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट लेवल completely filled at 0 Kelvin is called Fermi level and its energy is called Fermi energy। तो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड लेवल हमारे पास होता है एट 0 केल्विन, टेम्परेचर की कंडीशन होती है कि 0 केल्विन टेम्परेचर अगर है तो जो हाईएस्ट लेवल हमारे पास फील्ड होता है उस लेवल को हम फर्मी लेवल बोलते हैं, और इस लेवल की जो एनर्जी होती है उसको हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई द फर्मी एनर्जी फॉर बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मस्ट बी सेम। तो ये फर्मी एनर्जी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए सेम होती है, इसको हमने डिस्कस किया। And pairing of nucleon in energy level explain the tendency of the nuclei to have even number of both protons and neutrons। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे पास बराबर हों, तो अगर हम बोलें कि हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई हो
तो लाइटर न्यूक्लियाई के केस में हमारे पास मतलब वहाँ पे रिपल्सन भी हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसलिए ये जो हमारे पास फर्मी लेवल हैं वो तो बराबर होते ही हैं, लेकिन इनके जो बैरियर हाइट है वो भी हमारे पास यहाँ पे सेम होगी। Pairing of nucleon in the energy level explain the tendency of the nuclei to have even number of protons and neutrons। तो वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एग्जैक्ट पेयरिंग हमारे पास होती है, पेयरिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जहाँ पे पेयरिंग इफेक्ट हमें मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पेयर कंप्लीट होंगे वो न्यूक्लियस हमारे पास जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टू बी नियरली इक्वल इन लाइटर न्यूक्लियाई, but in heavy nuclei the effect of electrostatic repulsion among the large number of protons raises the energy of the protons। तो जब न्यूक्लियस हैवी हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन लाइटर न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास लगभग बराबर होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है यूरेनियम 92 235 का, तो इसमें 92 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने होंगे 235 माइनस 92 मतलब 143। तो 143 न्यूट्रॉन है और 92 प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैवी न्यूक्लियस में हमेशा ये हमारे पास जो ज़्यादा रहते हैं टू ओवरकम कूलम्ब रिपल्सन ऑफ द प्रोटॉन।